Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Once you just say something. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे आज। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों ने? तो बनाए हैं लेकिन ज्यादा बन नहीं पाए। कहाँ तक के बनाए हैं? Why? 6.3 तक, तो सॉरी 4.3 तक। 4.3 तक का हो गया। हाँ तो सर, लेकिन ज्यादा बने नहीं। बन नहीं पा रहा। तो मतलब कुछ बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं। सभी ने ट्राई करे हैं क्या? यस सर। चलो तो कर लेते हैं। 4.1 में आ जाओ भाई। 4.1 सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2। A current I naught is being carried by an infinite wire passing through the origin along the direction this. Find the magnetic find the magnetic field due to the wire at a point 1, 0, 0. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस वायर का परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है वो आप निकालो, है ना? कि what is the perpendicular separation of the point from the wire. ये आपको बोला गया कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं, ये एक्स वाई जेड का, मान लो कि हम इधर ही कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन। ये एक्स वाई जेड हो गया और एक वायर है जो कि यहाँ से जा रहा है। आई प्लस जे प्लस के, इस लाइन के लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है जो ओरिजिन से 1 मीटर के सेपरेशन पे है। हेलो, That's prefect or house guy. यस, माइक ऑफ करो भाई। तो अगर ये पर्टिकुलर जो वेक्टर के
रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इससे आपके पास जानकारी होगा कि एक्स एक्सिस के साथ अगर इसका एंगल देखना चाहोगे तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसकी कॉस वैल्यू, कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू जो है 1/√3 से लिखी जाएगी। बोलो भाई। तो नहीं समझ आया। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर लिखना होता है तो कैसे लिखते हो? अगर ये आई जे प्लस जे प्लस के ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है तो इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना होगा। तो आपको मालूम है कि इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा। तो इसका हाँ मैग्नीट्यूड कितना यस होगा? सर, √3। ये आपका ए कैप हो गया। तो ये हमारे वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हो गया 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप ना, ये हो यस गया। सर। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो आई का मल्टीप्लायर होता है इसको कॉस अल्फा कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 है। तो अगर इस पॉइंट से इस लाइन पे आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ लिखनी है तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा जो होगा वो ये परपेंडिकुलर की लेंथ डिवाइडेड बाई 1 से लिखा जाएगा। बोलो क्या ठीक है? साइन Yes, sir. अल्फा Yes. दैट इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर की लेंथ जिसको हम डी का नाम दे रहे हैं डिवाइडेड बाई 1 जो कि इसका कोऑर्डिनेट है ना? लिख सकते हो क्या? बोलो हाँ या ना। यस 1 हम्म, हाँ सर 1 1 ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना? यस सर ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो D/1 सर ये लेकिन आपका कॉस अल्फा तो 1/√3 आ रहा है तो ये हाँ, तो साइन अल्फा नहीं लिख लेंगे? कॉस अल्फा अगर 1/√3 आ रहा है तो ट्रायंगल बना के भी लिख सकते हो या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 है वहां से भी लिख सकते हो। तो 1 ये √3 है, ये अगर अल्फा है तो ये वाली लेंथ को लिखना होगा तो 3 माइनस 1 दैट इज √2 हो जाएगी। हाँ सर तो साइन अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गया? √2/√3 ना। यस सर आप समझ आया सर D/1 लिखे थे इसलिए वो सर नहीं समझ आ रहा हाँ, था क्योंकि हाइपोटेनस तो √3 होगा। अब आ गया सर तो D/1 ये D हो गया और ये 1 हो गया पर। तो अब D की लेंथ पता हो गई आपके पास। हाँ, आप यस D सर की वैल्यू आपको मिल गई √2/√3 ना। अब हाँ किसी सर भी पर्टिकुलर यस वायर में अगर करंट के बारे में जानकारी है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का इंफिनिटली लॉन्ग वायर के लिए आपके पास म्यू फॉर्मूला नॉट है कि आई जो बाई मैग्नेटिक 2 पाई फील्ड है होता है वो लिखा जाता है μ0I/2 2 डी पाई से लिखते हैं ना। यस सर तो ये हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 2 पाई और √2 नीचे रह जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए चौथा वाला। यस सर, ऑप्शन 4। हम्म A current I0 is being carried by an infinite wire passing through the origin along the direction I plus J plus K. Find the magnetic field due to this wire at point 111. तो ये 111 पॉइंट तो इसी वायर पे पड़ जाएगा। यस सर। यस सर 0 हो जाएगा 111 पॉइंट जो है वो इसी वायर पे पड़ेगा ना भाई। हाँ सर सर नहीं हाँ? समझ आया कैसे। यस सर y इक्वल टू x वायर इक्वल का टू z एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल और जेड एक्सिस के साथ एंगल, तीनों के साथ एंगल बराबर है ना।
यस सर। तो अगर तीनों ही कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के सेम है तो वो नेसेसरली इसी लाइन पे होगा ना। हाँ सर। तो आपके पास इंफॉर्मेशन बना कि ये पॉइंट जो हमको स्पेसिफाइड है वो इसी पर्टिकुलर लाइन पे, इसी वायर पे पड़ रहा है। तो वायर के साथ अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यस सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, सिंस द पॉइंट इज ऑन द वायर इटसेल्फ therefore magnetic field at that location will be 0। अब वायर के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए कुछ अगला बोलिए क्वेश्चन। सर 6। 6 यानी कि अगले उसमें एक्सरसाइज में Sir, fifth question. 5th। Yes, sir. किसका है 5th? किसका है 5th क्वेश्चन? दीक्षा। Diksha. A current carrying wire heavy with current I naught is placed as shown in the figure. Find the magnetic field at the origin। तो इस वायर के कारण ओरिजिन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई 3। ये हमारा वायर है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में रखा गया है, ये 3 है, ये आपको 4 दिया गया है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ओरिजिन पे हमको इसकी वजह से फील्ड चाहिए। तो आपके पास बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन तो बन जाती है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 53 का होगा और ये Yes, वाला sir. एंगल 37 का होगा। 37। ठीक है भाई, क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे अगर डाल दिया जाए तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ डी अगर लिखना है तो इसी वाले ट्रायंगल को आप देखो, ओ एम बी को, ट्रायंगल ओ एम बी से अगर आप तो डी 12/5। डिवीजन में 3 लिखोगे तो डी डिवीजन में 3 क्या हो जाएगा? साइन 53, है ना? Yes, sir. साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 ना। तो डी के बारे में जानकारी हो गया, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 12/5। लिख सकते हो क्या डी? Yes, sir. और परपेंडिकुलर की लेंथ पता हो गई और किसी स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना? जहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 नॉर्मल का दोनों एंड को मिलाने वाले लाइन के साथ एंगल होता है। तो ये वाला एंगल आपका 37 का है और ये वाला एंगल आपका 53 का है क्या? बोलिए। ठीक है? Yes, sir. हेलो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर आई नॉट के करंट के करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है। तो म्यू नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 4π और डी की जगह पे हमको लिखना है 12/5 और साइन थीटा 1 यानी कि साइन 53 की वैल्यू दैट इज 4/5 और साइन थीटा 2 यानी कि 3/5 लिखेंगे। Yes, sir. तो ये कितना हो जाता है भाई? बी का इंफॉर्मेशन 5 म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 12×48 48π और ये हो गया 4 3 7 7/5
5 से 5 को काट देते हैं। तो ये कुछ बहुत सॉल्व तो नहीं हो रहा है। आप इसको डिवीजन करके डेसिमल में देख लीजिए किससे मैच हो रहा है। 7 म्यू नॉट आई नॉट डिवीजन में 48 पाई। 7 को 48 से डिवाइड करिए, देखिए कितना मिलता है भाई। हमको लगता है कि ये दूसरे वाले से मैच हो जाना चाहिए, सेकंड वाले से मैचिंग बनना चाहिए। हाँ सर 0.1555 आ रहा है। ठीक है दीक्षा, सेकंड वाला है। दीक्षा समझ में आ गई? Yes, sir. नेक्स्ट बोलो भाई। 6 अनन्या सोरेन है क्या इसमें? अनन्या सोरेन, अनन्या सोरेन कोई है आप में? आप में से किसी की फ्रेंड है अनन्या सोरेन? हाँ सर एक बार बात हुई थी, नंबर है मतलब। वो क्लास में आती है? तो इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा, और किसी को मालूम है अनन्या सोरेन? रेयरली, मेरे को तो रेयरली दिखती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो उसका नंबर है क्या आशुतोष आप पे? हाँ सर है। शेयर कर सकते हो अगर कोई यस सर। प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं सर, मुझे क्या होगा। हम्म, सर कहाँ पे करना है, टीम्स पे या आपके व्हाट्सएप पे? मेरे व्हाट्सएप पे कर लो। यस सर। या तो हमारी बात होगी तो जरा मेरे से बात करने को बोल देना। यस सर। अगर आपकी बात होएगी तो बोल दीजिएगा कि मेरे से बात कर लेंगे। हाँ सर नंबर भी शेयर कर बोल दीजिए। दूंगा। ठीक, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा था? सर 6। क्वेश्चन नंबर 6। A charge q is moving in a circle of radius with a speed v. हमसे कहा जा रहा है कि एक चार्ज q है जो कि v स्पीड से एक सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो आपको बताया गया है कि कोई भी मूविंग चार्ज हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हो भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट 4 पाई क्यू भी क्यू क्रॉस आर, इनटू एल आर, एल वी क्रॉस क्रॉस वी आर क्रॉस आर। डिवीजन में आर क्यूब से लिखा जाता है भाई। हाँ सर। तो चार्ज को ओरिजिन बना के इस सेंटर का पोजीशन वेक्टर अगर आप आर से लिखोगे तो वी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 90 डिग्री। डिग्री। तो मैग्नेटिक हाँ फील्ड सर। का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 क्यू बी पाई आर क्यू बाई 4 वी पाई आर। इंटू आर डिवीजन में आर क्यूब। एक थे तो पावर ये हटा देते हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा।
हाँ सर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू वी डिवीजन में 4 पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। देखो कौन सा मैच कर रहा है, पहले ही मैच कर जा रहा पहला ही है। है। ठीक है भाई। हाँ सर। किसकी? हाँ आ गया समझ। अच्छा नेक्स्ट बोलिए। तो 9-10। क्वेश्चन नंबर 9। A current carrying wire of length L is bent into the two loops one by one. First loop has 1 turn and the second loop has 4 turn. The ratio of magnetic field at the center of the loop. अब ये देखो कहा जा रहा है कि एक L लंबाई का वायर है, इसको एक लूप में आप बेंड करोगे तो इस लूप का जो रेडियस होगा वो अगर कैपिटल आर का नाम दे रहे हो तो आपको मालूम है कि 2 पाई आर ये तुम्हारा एल हो जाएगा। तो रेडियस हाँ ऑफ सर। द लूप एल अपॉन 2 पाई से लिखोगे ना। हाँ सर। और अगर इसमें तुम्हारी करंट आई की फ्लो कर रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप होता है वो आपको मालूम है कि म्यू नॉट आई बाई 2 आर से लिखते हो, है ना भाई। यस सर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर की जगह पे एल अपॉन 2 पाई लिख दे। तो ये आपका मैग्नेटिक सर। फील्ड हो गया म्यू नॉट बी आई बाई एल। पहले वाले केस में, और ये हो जाएगा पाई म्यू नॉट आई डिवीजन में एल से लिखा जाएगा। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बोलो। हाँ सर। अब इसको कहा गया कि इसको यन लूप में मान लो कि बेंड कर दिया, ठीक है। यन लूप में ऐसे आपने एन लूप बना दिया। अभी प्रॉब्लम में तो 2 ही कहा है, मैं एन के लिए कर लेता हूँ, ठीक है ना। एन लूप में यस मान सर। लो कि इसको बेंड कर लिया तो अब जो रेडियस होगा, एक जनरल फार्मूला बना देते हैं एन लूप के लिए। अब जो रेडियस होगा वो लिखना होगा तो 2 पाई आर इंटू एन, ये एल के बराबर होगा। क्यों भाई, ठीक है। हाँ सर। यस सर। वो अब इधर से तुम्हारा जो रेडियस बना वो हो जाएगा एल डिवीजन में 2 पाई एन से लिखोगे, हाँ सर। है ना। यस सर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक लूप के कारण वो तो आपको मालूम है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 स्मॉल आर से लिखा जाएगा। लेकिन ऐसे ही एन लूप में है, सब में करंट सेम डायरेक्शन में है भाई, तो सभी सेम डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेंगी तो इसी का एन टाइम कर देंगे। हाँ सर। क्लियर है। अब आर की जगह पे ये रख दो तो क्या मिलता है, एन म्यू नॉट आई डिवीजन में 2 इंटू एल अपॉन 2 पाई एन। तो आपको क्या मिला कि अब जो फील्ड आई वो एन स्क्वायर पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई एल से लिखा जाएगा। क्यों भाई, ठीक है। सर आपने वो V2 के आगे N लगाया ना, वो समझ नहीं आया। V2 कहाँ है? अच्छा ये सर B2। ये यस सर। ये अच्छा देखो, एक लूप जिसमें कई करंट ऐसे फ्लो कर रही है उसके कारण यहाँ पे फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 आर से लिखा जाता है। हाँ सर। अगर इसी के जगह पे 2 लूप रख दें, सेम रेडियस की रख दें, सेम डायरेक्शन की करंट हो गई, वायर में तो करंट सेम ही रहेगी ना कि बदलेगी। नहीं सर, सेम रहेगा। हाँ, तो अब कितना हो जाएगा, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब फील्ड कितनी हो जाएगी, पहले वाले की 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 हाँ की सर। जगह पे 3 लूप कर दें तो अब क्या हो जाएगी, ये एक ही के ऊपर एक है लेकिन हम केवल अलग अलग दिखे उसके लिए हम 3 अलग अलग पोजीशन पे बनाए हैं ना। सेम रेडियस के हाँ हैं सर। तीनों लूप हैं तो एक्चुअल में यस। सेम रेडियस के, लेकिन हमने अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग थोड़ा सा रेडियस अलग कर दिया है जिससे फिगर आपको समझ में आए।
तो तीसरा लूप भी आप ऐसे रख दिए तो उसके कारण भी फील्ड इतनी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो 3 गुना हो जाएगा। ऐसे ही n अगर लूप में बेंड करे हो, n लूप बनाए हो, तो n टाइम्स हो जाएगा ना, एक लूप के कारण जो फील्ड है उसी का n टाइम्स। यस क्लियर हुआ? बोलो भाई। हाँ सर। तो अब आपको V1 और V2 का रेशियो पूछा गया है, तो V1 और V2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/n²। तो जितने टर्न का यस लूप सर। बनाओगे उतने का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा अपने इस प्रॉब्लम में। नहीं, फर्स्ट लूप हैज 1 टर्न एंड सेकंड लूप हैज 4 टर्न। 4 टर्न है तो 1:16 हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, 4 टर्न है तो 16 हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। तो सेकंड वाला भी तो सेम ही है, उसका आंसर 2 हो जाएगा ना। कौन सा? मतलब A current carrying wire outline went into the two loop one by one. First loop has 1 turn and the second loop has 2 turn. If the magnetic field at the center of the two cases are V1 and V2, तो V1 V2 का रेशियो जो है 1/4 हो जाएगा। हाँ सर, ऑप्शन 2। ठीक है। सर 8 का ई Yes, पार्ट sir. भी बता दीजिए। एर्थ का ई पार्ट। कौन सा पार्ट? बी। सर ई 5th पार्ट, एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। अच्छा, सर डी बी। ओके। ये कहा गया कि एक वायर है, जिस वायर का रेडियस जो है वो आर का है, और इसमें एक जगह से करंट की एंट्री मिल रही है आई की, और दूसरे जगह से करंट जो है वो लीव कर रही है आई की। मान लीजिए कि ये जो वायर हमारा यूज किया गया है इसके लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यस सर। आर। लैम्डा का है ना भाई? तो ए सी बी जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस और ए डी बी पार्ट का रेजिस्टेंस, ये आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ ए डी बी। ये तुम्हारा हो जाएगा आर इंटू थीटा इंटू लैम्डा। लिखोगे? यस सर। और रेजिस्टेंस ऑफ ए सी बी ये आप लिखोगे आर इंटू 2 पाई माइनस का थीटा इंटू लैम्डा। लिखा जाएगा। यस सर। अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ए सी बी और ए डी बी दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो अगर इन दोनों में करंट के डिवीजन के बारे में बात करी जाए तो आपके पास जानकारी है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट का जो डिवीजन होता है इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में होता है। Yes. यस तो सर। I1 को लिखना होगा तो ये आर 2 पाई माइनस का थीटा, आर रेडियस के लिए लिखे हैं, रेजिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा ना, आर रेडियस है जो इसमें फिगर में दिया गया। तो आर 2 पाई माइनस थीटा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 पाई इंटू लैम्डा आई से लिखा जाएगा। तो 2 पाई तो रहने देते हैं, आर से आर को हटा देते हैं, लैम्डा से लैम्डा को हटा देते हैं, 2 पाई को रहने देते हैं। तो 2 पाई माइनस का थीटा अपॉन 2 पाई आई, ये इसमें ऊपर वाले वायर में करंट हो जाएगी।
नीचे वाले में I1 जिसमें दिखाया है, और I2 कितना हो जाएगा भाई, I में से इसी को घटा दो, 2 पाई माइनस थीटा डिवीजन में 2 पाई इंटू आई, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू आई डिवीजन में 2 पाई। क्यों भाई, ठीक है? Yes, sir. यस अब आपके पास जानकारी है, ये वाला एंगल थीटा था, कि किसी भी सेक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लिखा जाता है म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर से ना, ये लिखा जाता है सेक्टर की वजह से सेंटर पे Yes, मैग्नेटिक। yes, sir. और देखो तो नीचे वाले के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, और ऊपर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी ना। Yes, sir. और ये नीचे वाले के कारण जो बाहर की तरफ आ रही है B1, उसको अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई की जगह पे I1 इंटू थीटा डिवीजन में 4 पाई आर लिख सकते हैं, बाहर sir. की तरफ। I1 की ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो बेटा, तो म्यू नॉट थीटा इंटू 2 पाई माइनस का थीटा इंटू आई डिवाइडेड बाई ये 2 पाई और ये 4 पाई, तो 8 पाई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा V1 की वैल्यू। Yes, sir. और V2 की वैल्यू लिखो, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I2 2 पाई माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर लिखा जाएगा V2। I2 sir. की ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो म्यू नॉट थीटा इंटू 2 पाई माइनस का थीटा आई डिवाइडेड बाई 4 दूना 8, 8 पाई स्क्वायर आर। अब देखो तो ये दोनों बराबर मिले, Yes, sir. एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, तो दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 0. 0। ठीक है, तो Yes, sir. एक इंफॉर्मेशन जो इधर में आपको इस प्रॉब्लम में बनी उसको मैं जनरलाइज बता रहा हूँ, उसको आपको कैलकुलेट करने की कभी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली उसमें आंसर 0 लिख लीजिएगा। मतलब जहाँ सॉल्व करना होगा वहां तो करोगे ही, है ना, बट ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें डायरेक्ट 0 आपका आंसर बनना है। अगर कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री है ना, कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री है और उसके वायर के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं बदल रहा है, ईच एंड एवरी प्लेस सेम है, ठीक है ना, और उस रेगुलर ज्योमेट्री में कहीं एक पॉइंट से करंट इंटर करे और दूसरे पॉइंट से करंट लीव करे, अगर सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर से मेरा मतलब सेंट्रॉइड ऑफ दैट रेगुलर ज्योमेट्री पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, आंख बंद करके 0 आंसर करो, वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, Yes, sir. नोट करा दूं, नहीं सर, ये तो लिखवाया ना आपने कि नोट करा दूं, यस if in a regular geometry नोट करके लिख लेना, if in a regular geometry resistance per unit length is not changing with position, and तो नॉट चेंजिंग के बाद not changing with position and current is entering to the geometry at one place and leaving from other place,
entering from one place and leaving from other place, then magnetic field at the centroid of the geometry magnetic field at the centroid of the geometry will be zero. Will be zero due to that geometry. ऐसे लिख लो, will be zero due to that geometry. जैसे ये तुम्हारा सर्कल दिया था, है ना? सर्कल की जगह पे मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है? और इसका वायर का जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं बदल रहा है, यानी कि सेम वायर से बना हुआ है पूरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको कह दिया कि इस कॉर्नर से करंट इंटर कर रही है और इस कॉर्नर से करंट लीव कर रही है ना? अब आपसे पूछ दिया कि इसके सेंटर पे बताओ भाई कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो इट विल बी जीरो। ठीक है, एक कॉर्नर से इंटर करा दिया, दूसरे से लीव करा दिया। अब मान लो कि ट्रायंगल की जगह पे रेगुलर हेक्सागन कर दे रहा है, ठीक है ना? रेगुलर हेक्सागन है, ये कहीं एक पॉइंट से इंटर करा देते हैं। मान लो कि यहाँ से एंट्री दे दिया करंट को, यहाँ से करंट की एंट्री दे दी, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाए वायर, और इधर से हमने मान लो कि लीव करा दिया करंट को। अगेन यहाँ पे पूछेगा तो तुमको जीरो ही बनेगा। ठीक है, या यहाँ से करंट इंटर करा दे, यहाँ से करंट इंटर करा दे, यहाँ से लीव करा दे, ये दोनों वायर यहीं पे जाके कट कर रहे हो, क्योंकि इन वायर की वजह से तो हो सकता है प्रोड्यूस, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे हो। तो उसमें भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अगेन जीरो। ठीक है, ये किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री के लिए आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, बट हर रेगुलर ज्योमेट्री के लिए सेम इंफॉर्मेशन बन जाएगी। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? नहीं सर, हो गया क्लियर। डी भी किसी का प्रॉब्लम था ना, डी वाला पार्ट? Yes. Yes, sir. डी पार्ट, ये तुम्हारा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर था, इसको ऐसे बेंड कर दिया था, इसमें करंट तुम्हारी आई की है, ये आर रेडियस का है, तो इसमें करंट इधर, इसमें करंट इधर हो जाएगी, आर इसका रेडियस। अब देखो इस पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था ना, पी मेंशन नहीं है बट यही होना चाहिए, इसी पॉइंट पी, इसी को पी कह रहा होगा, है ना? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से देखो, तो इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, इस स्ट्रेट वायर की वजह से, और इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से देखो तो फील्ड बाहर की तरफ होगी। होगी भाई? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी due to both straight part of wire
will be of equal magnitude and opposite in direction, therefore it will be cancelled out. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। Yes, sir. और अगर लिखना भी चाहोगे तो दोनों की वजह से आपका फॉर्मूला है डायरेक्टली, है एक इंड के सामने वाला पॉइंट हो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर से, तो म्यू नॉट आई Yes, sir. अपॉन 4 पाई आर होगा। बट कोई जरूरत नहीं है, आपको ये दिख रहा है कि इट विल बी कैंसिल्ड आउट। यानी जी, कि sir. इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल हमारे इस सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण होगा, और सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण जो फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, हाँ जी, तो sir. फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर पार्ट, यही हमारा नेट फील्ड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दो के कारण तो कैंसिल हो गया, तो और म्यू नॉट आई पाई डिवीजन में 4 पाई आर होगा, है ना। तो पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और डायरेक्शन इसका बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर से लिखा जाएगा, एंड इट विल बी आउटवर्ड फॉर द गिवन फिगर। ठीक है क्या? Yes, sir. और किसी का कोई प्रॉब्लम अगले चैप्टर एक्सरसाइज में भी बोलिए। 4.3 11. Question number 11. A current of 5 ampere is established in a long wire. Along the positive x direction, the magnetic field at the point this is. अरे भाई, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पे ही है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रखा गया है, करंट इसमें 5 एम्पियर की फ्लो कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन है, ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन है, और बाहर की तरफ का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है ना। एक पॉइंट मेंशन किया Yes. गया जो 010 है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा 1 मीटर पे ना। हाँ सर. ये पॉइंट हो गया 010। तो यहाँ पे अगर फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो जेड डायरेक्शन में आ जाएगा पहला, तो Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ का ही डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है। और हाँ, मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट आई डिवीजन में 4 पाई डी से लिखते हैं, 2 पाई डी ना इन्फिनिटली लॉन्ग है, और वायर पूरा पूरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस है, तो 2 पाई डी, 2 हाँ, पाई डी। ये फॉर्मूले में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, करंट है 5 एम्पियर की, और सेपरेशन है 1 का, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 6 टेस्ला हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 के कैप टेस्ला। ठीक है, हाँ सर. और बोलिए। Sir 14. 14
A solid current carrying conductor of radius r having a current per unit area as J equals to alpha r by r, where alpha is the constant and r is the distance from the axis. Find the magnetic field at a distance x from the axis of the wire, assuming x greater than r. ये हमको बोला गया कि एक ये वायर है, बहुत बड़ा सा वायर है, और एक पॉइंट है जो कि इस वायर से बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ के पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का फॉर्मूला है आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी से लिखते हो। क्यों भाई? yes डी तो आपको डायरेक्टली मालूम है कि ये एक्स है। x अब आपको करंट इस वायर में कितनी फ्लो कर रही है वो निकालनी है। तो करंट डेंसिटी जो है वो बोला गया कि पोजीशन डिपेंडेंट है, आर का फंक्शन है। तो क्या करिए, इसमें ऐसे एक रिंग ले लीजिए, आर रेडियस का ले लीजिए, डी आर बिट्स का ले लीजिए। तो इसमें जो करंट होगी डी आई, वो डी आई आपको मालूम है कि जे इंटू 2 पाई आर डी आर लिखा जाएगा। बोलो भाई। करंट डेंसिटी में ये पोर्शन की जो एरिया है, ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको करंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगी, हाँ सर और उसकी एरिया है 2 पाई आर डी आर। लिख सकते हैं ना? ये हैचिंग जो दिखाई है, इस हैचिंग पोर्शन की एरिया 2 पाई आर डी आर लिखा जा सकता है क्या? yes सर जे की जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए, ये आपको है अल्फा इंटू आर डिवीजन में कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डी आर। और इसको इंटीग्रेट कर दें हम लोग, आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर के लिए, तो इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है मिल जाएगी क्या? हाँ सर 0 से कैपिटल आर, 0 टू आई। तो इधर में हो गया आई, इधर में 2 पाई अल्फा, ये तो कांस्टेंट है मेरा, बाहर हो गया आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर क्यूब बाई 3। yes सर लिमिट रखेंगे तो आर क्यूब बाई 3 ये हो जाएगा। yes सर कैपिटल तो आई के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो गया? 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। 3 yes ये आर की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता हो गई कि बी जो होगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पाई, डी की जगह पे एक्स रखना है। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, म्यू नॉट अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। yes सर और किसी का कोई प्रॉब्लम? और किसी का कोई प्रॉब्लम? हो गया कंप्लीट? yes सर
चलो तो आगे शुरू करें। यस सर। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का। हम्म तो पीछे जब हम लोग ये चैप्टर की शुरुआत किए थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का अपीयरेंस है और वहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो उस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, दैट कैन बी गिवन बाय Q into V क्रॉस B से, है ना? दैट इज द फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। इसमें चार्ज को विथ नेचर प्लेस करना है। Q should be placed with nature, नेचर के साथ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखिए और निगेटिव चार्ज है तो आप वो निगेटिव प्लेस करिए। ठीक है ना भाई? और Yes, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलने वाला वेक्टर होता है वो इंडिविजुअल दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यस सर। यानी कि जो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू V as well as B। ठीक है? वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, जो हमारे इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। और साथ में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि किसी भी फोर्स के द्वारा जो पावर डेवलप्ड होता है, वो आपको मालूम है कि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से लिखा जाता है ना? यस सर। और अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना है, दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो पावर डेवलप्ड बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स आएगा, इट विल बी जीरो। यस सर। यस सर। है ना? तो चूंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए पावर जो इसके द्वारा डेवलप होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो अगर हमारे किसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूवमेंट हो रहा है, तो एक बहुत ही क्लियर आपके पास इंफॉर्मेशन ये बन जा रही है कि पावर डेवलप्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। और अगर ये जीरो है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल नॉट चेंज ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल सर, हाँ जी बोलिए। तो मोशन यूनिफॉर्म रहेगा हमेशा पूरे? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होगा, बता रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल will not change due to magnetic force on the charge। चार्ज पे
जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा उसके इन्फ्लुएंस में उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। ये फोर्स हमेशा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर रहेगा। स्पीड ऑफ Yes, द sir. पार्टिकल विल बी कांस्टेंट, है ना। काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. नहीं बदलने का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ द Particle constant Particle is रहेगा. constant. पार्टिकल will be a constant। Yes, sir. और आप थोड़ा सा रिकॉल करिए पीछे का जो 11th में आपने पढ़े होंगे, है ना, कि कोई भी अगर पार्टिकल है उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो, तो उसके इन्फ्लुएंस में उस पार्टिकल का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये हाँ, जो sir. फोर्स Yes, है वो फोर्स क्या करेगा? केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा। मैग्नेटिक Yes, sir. फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स Yes, sir. only changes direction of motion of the particle। केवल उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलेगा और कभी वो उसकी स्पीड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। स्पीड जो होगी वो जिस स्पीड से आपने मैग्नेटिक फील्ड रीजन में उसको थ्रो करा है उसी स्पीड से वो मूव करता रहेगा। स्पीड विल नॉट चेंज अगर और कोई दूसरा फोर्स नहीं है तो। ठीक है, नेचुरल है, और दूसरे फोर्स होंगे तो दे में चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल आल्सो, बट Yes, अगर अकेला फोर्स जो हमारे उस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स है तो वो उस चार्ज पार्टिकल के स्पीड को नहीं बदलेगा, वो केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता रहेगा और हमेशा जो फोर्स है वो उसके मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो उसके इन्फ्लुएंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन एक्सटेंड कर रहा है विद इन द रेंज जिसमें हमारे पार्टिकल का मूवमेंट पॉसिबल है, तो वो दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज गोइंग टू परफॉर्म द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्लियर है बात भाई? सर एक yes, sir. Yes, sir. आइए इसको समझ भी लेते हैं कि कैसे कह रहे हैं। मान लीजिए कि एक जगह पे आपने बोला कि ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ उसका डायरेक्शन है एंड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये पूरा स्क्रीन के परपेंडिकुलर हर जगह पे है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। और आपने अपने चार्ज पार्टिकल को जो कि क्यू का है उसको आपने यहाँ पे थ्रो कर दिया, इधर की तरफ वेलोसिटी v की दी। तो अगर आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स देखोगे तो आपको मालूम है कि क्यू v क्रॉस b से लिखा जाता है भाई। तो v क्रॉस b Yes. का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। Yes, जो sir. मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा। ये इस चार्ज पार्टिकल के स्पीड को तो नहीं बदल पाएगा, केवल वो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा। तो मान लो कि किसी समय पे पार्टिकल मूव करता हुआ इस पोजीशन पे पहुंच गया एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी v, मैग्नीट्यूड में सेम। मैग्नीट्यूड में सेम वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो फोर्स है v क्रॉस b देखेंगे किधर मिलेगा भाई? इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, यानी कि स्क्रीन के प्लेन में इधर की तरफ मिलेगा ये फोर्स।
बोलो सर एक भाई। बार फिर से बोलिए यस सर। सर, एक बार ये repeat कीजिए। ये चार्ज पार्टिकल है। मान लो कि यहाँ से जो फोर्स लगा उसके कारण ये मूव करता हुआ गया, यहाँ पे पहुंचा किसी समय पे। यस सर। तो यहाँ पे जब इसके डायरेक्शन आप मोशन के करस्पॉन्डिंग फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो V क्रॉस B का डायरेक्शन ये जो एरो बनाया इधर की तरफ मिलेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे पहुंचा तो फोर्स इधर लगा। अगर फील्ड को बोला कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो स्क्रीन के प्लेन में होगा, यस सर। और Yes, sir. वो इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। और इन दोनों को जब आप आगे एक्सटेंड करेंगे, दोनों वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो जहां पे जाकर के ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, दैट विल बी द center of the circle which is going to सेंटर। be traced by this particular charge particle। हाँ सर। Yes, sir. और ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा वो लाइक दिस वन एक सर्कुलर सर्किल ट्रैक के को फॉलो करता लोकस हुआ में मूव करेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करता हुआ मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल का मोशन जो होगा वो उस सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, है ना। सर्कुलर। यस सर। इफ magnetic field is uniform and charge particle is thrown in a plane perpendicular to the magnetic field, path followed by the particle will be a circle and motion will be uniform circular motion। ठीक है, मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन हो गई। इसको हम लोग आगे फिर से और डिटेल में भी बातें करेंगे। पहले हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो आइए एक इंफॉर्मेशन ये भी बना लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है, और जो दो चार्जेस अगर एक दूसरे के पैरेलली मूव करते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनके बीच या इनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन मिलता है, पहले तो इसको देख लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड electrostatic force between two moving charge particles।
ठीक है, इस कंपैरिजन को पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इससे हमको इन्फरेंस मिलता है, क्या इंफॉर्मेशन आती है, और फिर वहां से कुछ आगे इसकी बातें और बढ़ाएंगे हम लोग। मान लो कि हम अपने डिस्कशन में सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं कि एक ये चार्ज है भाई क्यू, ये इधर की तरफ जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, और एक दूसरा चार्ज है अगेन क्यू ही है, और ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज इज d। जस्ट कंपेयर करने के लिए हमने दोनों की वेलोसिटी को सेम डायरेक्शन में ले लिया है, हाँ, और बराबर ले लिया है, ठीक है ना। ये दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे से d सेपरेशन पे हैं, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो आपके पास जानकारी क्या है भाई कि ये दोनों जो चार्जेस हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नेचर के दिखाए हमने, क्यों भाई? यस सर। यस सर। ये इस पे जो फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो इधर की तरफ होगा। यस सर। और ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे कोई पूछेगा तो बड़े आसानी से आप सभी लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 q स्क्वायर बाई d स्क्वायर से लिखा जाएगा। दिस विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यस सर। यस सर। इस चार्ज के कारण अगर इस चार्ज के लोकेशन पे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पूछे तो यहाँ के लोकेशन पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड को आप किसी मूविंग चार्ज के कारण लिखते हैं μ0/4π क्यू v क्रॉस r, डिवीजन में r क्यूब से ना। तो यहां से यहाँ का पोजीशन वेक्टर आप d वेक्टर से दिखा दें तो v क्रॉस r v इंटू r हो जाएगा या v इंटू d हो जाएगा, v क्रॉस d। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो v यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है इसके लोकेशन पे v क्रॉस r के डायरेक्शन में यानी कि बाहर की तरफ होगा। बोलो क्या ठीक है क्या? बाहर की तरफ होगा। यस हाँ सर। अपने इस केस में क्या लिखा जाएगा? μ0/4π q इंटू v क्रॉस d डिवीजन में dq से। तो इस फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो वो लिखा जाएगा μ0/4π q इंटू v डिवीजन में d स्क्वायर से। और इस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, इस वाले चार्ज पे अगर देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जो है आपको मालूम है कि ये लिखा जाता है क्यू v क्रॉस b से ना। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर मिलेगा इस चार्ज के लिए? बताओ भाई, इस चार्ज के लिए v इधर है, v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर मिलेगा? सर FE। v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर मिलेगा? FE की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, v और b का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर मिलेगा? दूसरे चार्ज के साइड। दूसरे चार्ज के साइड, ठीक है। यानी कि
ये मैग्नेटिकली ये अट्रैक्ट होगा ना Yes, भाई। sir. मैग्नेटिकली Yes, sir. भी क्रॉस भी की तरफ ऐसे उंगली फैलाओगे ना, और भी बाहर की तरफ है तुम्हारा, तो उंगली ऐसे कर्ल करोगे। अंगूठा किधर जा रहा है? दाहिनी तरफ जा रहा है। हाँ सर। तो मैग्नेटिकली ये पर्टिकुलर जो चार्ज पार्टिकल है, इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड। वी और बी के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90। तो Q इंटू बी होगा, दो की फोर्स इस पे लग रहा होगा, हाँ सर। और ये हाँ। आप बी की वैल्यू इधर में रख दो, तो क्या मिलता है? म्यू नॉट Q स्क्वायर V स्क्वायर डिवीजन में 4πd²। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स। तो हमको मिला कि भाई एक तरीके की जो फील्ड प्रोड्यूस हुई ड्यू टू दिस चार्ज एट द लोकेशन ऑफ दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये रिपेल हो गया और मैग्नेटिक फील्ड के कारण अट्रैक्ट हुआ। तो इफेक्टिवली ये क्या होगा? अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? ये अगर हम जानना चाहेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, वो अगर हमको पता हो जाए तो जज कर सकते हैं ना कि इफेक्टिवली ये चार्ज Yes, sir. पार्टिकल अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा है? तो 2 और Yes, 1 sir. का रेशियो कर दें, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया जाए, तो FM और FE का रेशियो हमको पता होगा। टू और 1 का रेशियो करोगे तो न्यूमरेटर में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा। Q स्क्वायर तो दोनों तरफ से कट जाएगा, D स्क्वायर कट जाएगा, 4π कट जाएगा, बच जाएगा V स्क्वायर। मिलेगा क्या इतना दोनों का रेशियो करने पे? Yes, sir. और 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। Yes, sir. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, ठीक है ना। वैक्यूम में स्पीड की लाइट की स्पीड है। तो आपको क्या मिला कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स का जो रेशियो है वो V/C का होल स्क्वायर होगा। by root under. Yes, yes, sir. ये आपको फोर्स का रेशियो। मैग्नेटिक, yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्मॉल होगा तो तो अब इससे आपको क्या दिख रहा है कि मोस्टली जो आप जिस रेंज में पार्टिकल के मूवमेंट की बात करते हैं, है ना, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी भी अगर लेते हैं, तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है दैट इज मच मच स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी कि ऑलमोस्ट इतना छोटा है, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल नहीं है ना। चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल नहीं है। तो ये फोर्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है वो इतना छोटा है कि इतने छोटे फोर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हम निगलेक्ट करते हुए आ रहे हैं भाई। बहुत छोटा हो जाएगा ना। मान लो कि इवन कि हम मान लेते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड से भी जा रहा है। 30 मीटर की स्पीड बड़ी है सामान्य मतलब
क्लासिकल मैकेनिक्स के बाउंड में अगर बात करी जाए तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बड़ी है ना भाई। यस सर। यस सर। तो 30 मीटर भी अगर मान लेते हैं, लेट वी को 30 कर दिया, 30 मीटर पर सेकेंड, तो सी आपको मालूम है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो एफएम और एफई का जो रेशियो आपको मिलेगा वो क्या आपको मिलेगा भाई? 10⁻⁻14 के रेंज का आ रहा है ना। हाँ 10⁻⁻14 के रेंज का आ रहा था। बहुत छोटा है भाई। इतने छोटे फोर्स को तो हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं सामान्य रूप से, है ना। Yes, sir. यस सर। यानी कि अगर दो चार्जेस मूविंग हैं, उनके बीच के इंटरेक्शन को अगर हमको देखना है, केवल अगर मूविंग चार्जेस के करस्पॉन्डिंग, तो हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा उस मूवमेंट को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। तब आपके मन में एक बात ये जरूर आ रही होगी कि भाई जब इतना छोटा फोर्स ये है, जितने छोटे फोर्सेस को हम लोग अपने डिस्कशन में अभी तक तो जो है निगलेक्ट करके चलते रहे हैं, तो फिर इस Yes, पर्टिकुलर sir. मैग्नेटिक फील्ड और उसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में इतना डिटेल, इतना ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत क्या है? अरे भाई जैसे ग्रेविटी में हम किसी बॉल को थ्रो कर रहे थे तो एयर का रेजिस्टेंस तो लगता है ना उस पे, बॉल पे ग्रेविटी के फोर्स के हाँ, साथ। Yes, sir. लेकिन एयर का रेजिस्टेंस का हम कहाँ डिस्कशन में यूज करते हैं? नहीं करते। मान लेते हैं कि जो है एयर के रेजिस्टेंस का जो फोर्स है या जिसको ड्रैग फोर्स कहते हैं उसका इन्फ्लुएंस जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो फिर इसकी स्टडी इतनी डिटेल में करने की क्या जरूरत है? तो एक तो सिचुएशन आपको इसी रिलेशन में दिख जा रही है, वो कब के लिए भाई? जब चार्ज पार्टिकल जो है वो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट जा रहे हो, तो वहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि देन इन दैट केस वी कैन नॉट निग्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये और सी कंपेरेबल हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक तो सिचुएशन ऐसी दिख रही है आपको यहाँ से। Yes, sir. दूसरी चीज यस क्या आपको, दूसरी चीज आपको क्या यहाँ पे दिखेगी वो कि हमने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल चार्ज पार्टिकल मूविंग हो तो जनरेट हो जाता है, नेट चार्ज का होना जरूरी नहीं है। यस सर। जैसे किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो नेट चार्ज इन दैट वायर इज जीरो। जीरो। यस तो उस सर, तब वायर भी के लेकिन द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होगी नियर बाय रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगी नहीं। Yes, sir. और अगर ये एक अकेला फील्ड है जिसके इन्फ्लुएंस में फोर्स लगेगा, देन इन दैट केस हम इस फोर्स का इन्फ्लुएंस तो कंसिडरेशन में लेंगे ही लेंगे, इसको निगलेक्ट तो नहीं कर सकेंगे। मूवमेंट तो सर फिर को से गवर्न तो Yes, sir. करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अ, आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए केवल चार्ज का मोशन रिक्वायर्ड है, नेट चार्ज हाँ का सर। होना जरूरी नहीं है। हाँ सर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नेट चार्ज होना चाहिए ना, होना जरूरी है। हाँ सर। सर्टेन एक्सेस चार्ज होना चाहिए। दैट नेट एक्सेस चार्ज चार्ज इज मतलब एक्सेस चार्ज। जैसे कोई भी मटेरियल है तो उस पे जो चार्ज का अपीयरेंस होता है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आता है। हाँ सर। तो कोई भी पर्टिकुलर मेटल का अगर ब्लॉक सामान्य रूप से लोगे आप तो दैट विल बी न्यूट्रल, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है और वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा नहीं। यस सर।
लेकिन अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है उस वायर में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा। हाँ सर। ठीक है, तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप रखे हैं तो वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा, दैट विल जनरेट ओनली द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। है ना। यस। वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अब जो कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो इट विल एक्सपीरियंस ओनली द मैग्नेटिक फोर्स। क्यों भाई, ठीक है ना। Yes, sir. सर हाँ, एक क्वेश्चन है सर, जो मैग्नेट बार मैग्नेट जो होता है सर, उसके कारण जो फील्ड होता है और ये फील्ड सर दोनों सेम ही रहता है या दोनों में अंतर होता है? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर। हाँ उसके कारण भी जो जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो जो अभी मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं इसी तरीके का बिहेवियर वो रखता है। उसका फील्ड लाइन कैसा होगा वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर sir. बार मैग्नेट का शेप कैसा है। यस सर, लेकिन वो स्ट्रांग होता है सर, मतलब वो तो अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि एक जो करंट कैरिंग वायर है अगर उसके पास अगर आयरन का या कुछ मैग्नेट अट्रैक्टिव सब्सटेंस रखेंगे तो वो नहीं कर पाता, ऐसा क्यों सर? आगे अभी आपको बताएंगे, जैसे जो सोलिनॉइड आपको बताया ना, हाँ सर। सोलिनॉइड बताया था ना, ये इस हाँ सर, तरीके से सोलिनॉइड। बताया था सोलिनॉइड। ये उस सर आर्टिफिशियल सोलिनॉइड मैग्नेट। उस सोलिनॉइड के पास में जब कोई आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ले जाके रखोगे तो इट विल आल्सो बी अट्रैक्टेड, वो इसके द्वारा अट्रैक्ट हो, यस सर। सोलिनॉइड के द्वारा। जिस यस तरीके सर, की अगर फील्ड वो लाइन, अंदर है सर, अंदर अगर सब मतलब जो मटेरियल रहेगा तभी ना सर, बाहर रहेगा तब तो वो इन्फ्लुएंस नहीं ना होगा कुछ भी उसको। नहीं करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ये करेक्ट। सोलिनॉइड, हाँ इस सोलिनॉइड इसमें करंट फ्लो कराएंगे, करंट नहीं यस फ्लो सर। कराएंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यस। इस सोलिनॉइड में जब आप करंट फ्लो कराएंगे और इसके पास में कोई मेटल का अगर ब्लॉक ला करके, मेटल मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोई ब्लॉक ला करके आप रखेंगे तो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट सोलिनॉइड। ठीक है यस ना, सर। उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा। और सोलिनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसा बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो ये सोलिनॉइड की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस तरीके की फील्ड लाइन बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनॉइड यस के सर। पास। और अगर आप कभी बार मैग्नेट का देखे होंगे तो बार मैग्नेट की भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो इसी तरीके की होती है। ये ऐसे यस अगर सर। बार मैग्नेट है, वो इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से इधर की तरफ फील्ड लाइंस आती हैं और साउथ यस सर। पोल की तरफ ऐसे कन्वर्जिंग फील्ड लाइंस होती है। और चूंकि ये कंटिन्यूअस होती है तो मैग्नेट के अंदर में जो फील्ड लाइन होती है वो ऐसे होती यस है सर। ना। ठीक है, तो जैसा आपका इस सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसी तरीके का बार मैग्नेट का द्वारा जो है फील्ड प्रोड्यूस होता है। और सामान्य जो वायर्स है उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी मच स्मॉलर, और उसका जो यस। शेप है वो ऐसे आपका सर्कुलर लूप के रूप में। ठीक है ना, यस सर। हाँ सर। सर्कुलर लूप के रूप में। तो उस सर्कुलर लूप में किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन विशेष में आपको फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसमें आप चेंज नहीं ऑब्जर्व करते हैं। तो कोई भी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस साइड में जाता है जिधर में फील्ड स्ट्रांगर होती है, मैग्नीट्यूड में बड़ी होती है। यस सर। ठीक है ना,
तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, बाहर की तरफ ऐसे जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फील्ड छोटा है, यहाँ पे फील्ड कम है, हाँ सर। बड़ा है। यहाँ पे फील्ड बड़ा है, इस पॉइंट ए पे फील्ड बड़ा है, पॉइंट बी पे फील्ड कम है ना। ये प्रॉपर्टी बताइए ना मैग्नेटिक फील्ड की, कि जहाँ पे दूर दूर फील्ड लाइन होंगी वहां पे फील्ड कम होगा, जहाँ पे करीब करीब फील्ड लाइन होंगी वहां पे फील्ड ज्यादा होगा। तो जब आप इधर में कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो ये उस साइड में मूव करेगा जिधर में फील्ड स्ट्रेंथ बड़ी हो रही है। यस सर। ठीक है ना, तो इसलिए ये अट्रैक्ट हो जाता है। यस सर। ठीक है, अभी मैग्नेटिक डाइपोल बताएंगे इसी में, तब वहां पे, और उसके बाद से परमानेंट मैग्नेट भी तो पढ़ना ही है। तो मैग्नेटिक डाइपोल Yes, sir. समझेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे भाई मैग्नेट का बिहेवियर बनता है इसकी तरीके से। सर एक ऊपर डाउट है। हाँ बोलिए। सर जो हमने V क्रॉस D किया उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट की डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए था। कहाँ पे? सर जहाँ पे अपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो, जहाँ पे आपने वो एक मग का साइन लगा रखा है ऊपर। कहाँ यहाँ पे कह रहा है? इस पोजीशन पे? हाँ सर। अंदर की तरफ क्यों कह रहे भाई? इस क्योंकि जो V क्रॉस D के तरफ उंगलियां कर्ल करने से तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। भी क्रॉस बी फोर्स का पूछ रहे हो कि फील्ड का पूछ रहे हो? पहले तो ये बताओ, पहले तो कंफर्म हो कि फोर्स का डायरेक्शन के बारे में तुमको कंफ्यूजन है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूजन है? पहले ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूजन है या फोर्स के डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूजन? हेलो। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी क्रॉस बी कहां से आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी क्रॉस आर से दिखाया जाएगा, है ना, या भी क्रॉस डी से दिखाया जाएगा? डी 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 भी इधर है, ठीक है, ये तुम्हारा भी का डायरेक्शन है। हाँ मैं फिर से एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं, ये भी का डायरेक्शन है और ये तुम्हारा डी का डायरेक्शन है ना। अब जरा भी क्रॉस डी का डायरेक्शन देखो किधर आ रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो वही तो दिखाया है ना, फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। तो लेकिन मैं दूसरे चार्ज से कर रहा था, मतलब जो दूसरा चार्ज। अच्छा अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी अपने द्वारा जनरेटेड फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करी जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए, या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स की बात करी जाए, या मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स की बात करी जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने द्वारा प्रोड्यूस फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उसके लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा वहां पे फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंस बाय द फोर्स। जैसे आप यहाँ पे कोई पॉइंट मास रख देंगे, है ना, और कोई दूसरा मास नहीं है आसपास में, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा या लगेगा? ग्रेविटेशन तो पूरा पढ़ चुके नहीं हो। लगेगा। हाँ, ग्रेविटेशन तो पूरा पढ़ चुके हो, तो वहां से तुमको ये चीज क्लियरिटी आएगी। उसी तरीके से अगर कोई चार्ज को हम केवल
चार्ज को यहाँ पे क्यू को रख दें तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज? हाँ सर। है? कुछ नहीं है, खाली ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सर नहीं। नहीं करेगा। इस चार्ज को फोर्स कब लगेगा? जब इसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज लाके रखोगे, है ना? ये मास फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? yes, sir. जब इसके आसपास में कोई दूसरा मास रखोगे, ठीक है ना? यस सर। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने द्वारा प्रोड्यूस फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। फील्ड दूसरे के द्वारा प्रोड्यूस होगा तो पहला वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पहले वाले के द्वारा जो प्रोड्यूस फील्ड है उसमें दूसरा वाला आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, चाहे जो अभी बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है ना? yes, अपने सेल्फ के जनरेटेड फील्ड में कोई फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो जिस भी तरीके का फोर्स हो, वो एक्सपीरियंस नहीं करता। ठीक है? हाँ सर। तो यस सर। तो ये जो फील्ड हमने लिखी है यहाँ पे, वो इस चार्ज के कारण इसके लोकेशन पे लिखी है क्योंकि हम इस पे फोर्स जानना चाहते हैं। जब इस पे फोर्स जानना चाहेंगे, ये वाले चार्ज पे, दिख रहा है मेरा पेन का वो कर्सर? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो जब हम इस चार्ज पे फोर्स जानना चाहेंगे तो हम इसके द्वारा यहाँ पे फील्ड लिखेंगे तो वहां से फोर्स इस पे मिलेगा। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। तो ये हो गया, आज की कहानी यहीं पे खत्म। आगे की बात फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, सर मैंने नंबर भेज दिया था। मेरे वाले पे हाँ सर। एक मिनट देख लो। अरे कहाँ भेजा? किस नंबर पे भेज दिया तूने? एक बार चेक करता हूँ, वहाँ पे तो सीन भी दिखा रहा है, एक सेकंड।